चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात। इस कड़ी को अगर आगे बढ़ाएं, चूंकि पिछले वीडियो सीरीज में पढ़ाया गया था आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पांचवी रिपोर्ट के बारे में। पांचवी रिपोर्ट साथ साथ हम लोग देखे थे लठियाल कौन होते थे और महाराजा मेहताब चंद्र के जीवन काल को देखे थे कि किस तरह से वो संथाली विद्रोह में अंग्रेजों के तरफ से ही थे। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाएं तो अगला आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसको कहते हैं कुदाल और हल। तो कुदाल और हल के अंतर्गत में ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग जितने भी बात पढ़ रहे थे वो सबके सब जितने भी रैयतवाड़ी सिस्टम हो चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो बंगाल जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक बन चुका है, तो अंग्रेजों के अंतर्गत आने वाले उस जमीन की बात कर रहे थे जो जमीन प्लेन एरिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम उपजाऊ जमीनों को छोड़ करके, प्लेन एरिया को छोड़ करके जब हम अपना ध्यान लगाते हैं बंगाल के उस प्रांत में जो उबड़ खाबड़ वाला जमीन है, जो गीली मिट्टी की अगर बात कर ले तो ये गीली मिट्टी नहीं है, हम लोग उपजाऊ गीली मिट्टी के चर्चा कर लिए हैं। तो अब बंगाल में उस प्रांत के ऊपर में आपको ध्यान अर्जित करना है जो पहाड़ी वाला भाग है। और ये भाग है कहां, यहां ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे, हम बार बार मैप में बना रहे हैं, आपको एकदम लोकेशन तय होना चाहिए कि पूरा आज का बांग्लादेश है, साथ साथ पश्चिम बंगाल और उसके बगल में ये बिहार, साथ में साथ झारखंड और ये ओडिशा का जो क्षेत्र है, ये सब मिल करके इतना बड़ा बंगाल था। और इस बंगाल में ध्यान से सुनेंगे बिहार के नीचे जो कि बिहार से अलग होकर करके अब एक राज्य हो गया जिसको झारखंड कहते हैं। और झारखंड में ही एक याद रखेंगे एक पहाड़ी वाला भाग है और इस पहाड़ी को कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। आप लोग हॉरर मूवी भूत वाले पिक्चरों में शायद राजमहल से संबंधित पिक्चर देखे होंगे, राजमहल की पहाड़ियां, बड़ा डरावना टाइप का। देखिए आप मेरे वीडियो सीरीज में बने रहेंगे, आपको पता चलेगा क्या क्या ये राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, तो क्या सही में कोई महल वहल भी कोई राजा का होता था क्या, ये सारे चीज के बारे में आपको जानकारी होगा। लेकिन अभी हम टेम्पररी देखेंगे कि एक पहाड़ी है और वो पहाड़ी घनाघोर जंगलों से भरा है। इस पहाड़ी को कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियां के ऊपर में थोड़ी थोड़ी कर करके इतनी सारी जानकारी आपके पास में हो जाएंगे कि जितने कोई वीडियो YouTube पे बना करके डाले भी नहीं होंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर में नॉलेज बिल्ट हो जाएगा। तो बस सीरीज को खाली देखते रहिए। सबसे पहले अगर बात कर ले राजमहल पहाड़ियों के ऊपर में, तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी, फोकस करिएगा फैक्ट्स के ऊपर में भी, यही से आपके कहानी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और बड़ा मजा आएगा। अगर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का दिल नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दीजिए उसको और एक बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए हमारे वीडियो का और फटाफट मेन फोकस यहां करके सुनिए, कहानी की तरह एकदम लिंक। उसके बाद आप अपना बुक पढ़िए, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा कि आपकी किताबें आपसे बात करती है। जब आपका पूरा कंसंट्रेट जो होगा वो बुक पे होगा, तब ऐसा लगेगा आपको कि आपकी जो किताबें है ना वो आपको एक कहानी सुना रही है। जैसे आपकी दादी माँ जैसे आपकी लोरियां सुनाते होंगे, या नानी बुजुर्ग लोग आपको दादा हो, दादी हो, नानी हो, जैसे लोरियां सुनाते हैं ना, वैसे लगे ना कि ये किताबें अपने आप ही आगे बयां करते चली जा रही है। तो इतना कंसंट्रेट जब तक नहीं आपके अंदर में आएगा ना, तब तक आपको कुछ रुचि नहीं है। और कंसंट्रेट कब आएगा, जब किसी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ऑलरेडी पहले से होती है, तब उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। किताबें है ना भैया, थोड़ा सा ध्यान नहीं लग पाएगा। तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी हम यहां आपको देने का काम करते हैं, फिर आप किताब पढ़िएगा। तो 19वीं शताब्दी की अगर बात कर ले तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक एक पॉइंट्स को ध्यान सुनेंगे। जब हम कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा बात को, 19वीं शताब्दी लग गया यानी 1800 की ही बात चल रही है। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं क्या, तो ये व्यक्ति का नाम है बुकानन। याद रखेंगे इस व्यक्ति का नाम क्या है, बुकानन। अच्छा ये 19वीं शताब्दी यहां पे कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष, इसका मतलब है देखिए 1800 से लेकर के और 1899 तक का जो समय काल रहेगा, इसको कौन से शताब्दी कहेंगे, 19वीं। लेकिन ये ध्यान सुनेंगे मध्य कब कहेंगे, जब 1850 के आसपास में आ जाएंगे।
1850 के आगे आ जाएंगे तो इसको कहेंगे 19वीं शताब्दी का परवर्ती काल। परवर्ती यानी आधा के बाद जो हो जाएगा वो परवर्ती हो जाएगा। लेकिन जब प्रारंभिक कर रहा है तो बात को समझिएगा। देखिए ये याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुकानन। अब यहां से आपको सवाल आ जाएंगे कि भैया ये बुकानन कौन आ गया। तब बुकानन के बारे में यहां थोड़ी सी बात सुनिए, यहां से प्रश्न आपको आएंगे। इसको कहते हैं फ्रांसिस बुकानन। और फ्रांसिस बुकानन जो है ये ब्रिटेन का रहने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। और ये एक चिकित्सक है, चिकित्सक बोले तो डॉक्टर। तो ये याद रखेंगे ये बुकानन जो है बेचारे डॉक्टर साहब हैं और यहाँ भारत में आकर के खूब सर्वे उन्हें घूम करके आज सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले दिनों में ही हम इनके बारे में चर्चा किए थे कि किस तरह से बंगाल के क्षेत्रों में भी आकर करके और ये सर्वेक्षण किए थे। बुकानन, फ्रांसिस बुकानन वो बुकानन है जो कलकत्ता साइड में जब ये थे यहाँ पे तो इनको फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी बनाया गया था, ठीक है, प्रभारी ये थे। और जब ये प्रभारी रहे थे तो कलकत्ता में अलीपुर में एक चिड़ियाघर का निर्माण किए है जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से आज जाना जाता है। चलिए, तो ये डॉक्टर साहब है जो फॉरेस्ट विभाग में भी जो है कि इनको जंगल में प्रभारी बना के भेजा जाएगा तो जंगलों के सर्वे वगैरह ये करेंगे। तो ये बात को समझिएगा, फ्रांसिस बुकानन ने याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दौरा किया। कहां दौरा किया? तो इसी पहाड़ी में ही दौरा कर रहा है। अब मेन पॉइंट्स को यहां ध्यान सुनते रहिएगा, बात को सुनिएगा। एक आदमी है जो ब्रिटेन का है जिसका नाम है फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन आया कब है? तो 1794 में। याद रखेंगे फ्रांसिस बुकानन कब भारत में आया है? 1794 में। आई भारत में कब तक रहेगा? 1815। बोलिए सर ये काहल आप लिख दिए? तो हम इसलिए लिखें ताकि आपका एक थिंकिंग पावर यहां से डेवलप हो कि 1815 तक ही रहा है। इसका मतलब है कि 1815 से पहले ही राजमहल पहाड़ी का दौरा किया होगा। और इसीलिए तो यहां आपके किताबों में लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। अब कहोगे संथाली, देखिए आपका किताब है ना, आपको पहले मेरे साथ समझिए, पहले आप अपना थिंकिंग डेवलप करिए तब आप किताब पढ़िएगा। ध्यान सुनेंगे, आपका किताब थोड़ा सा आपको क्या करता है, आगे की कहानी बता करके और फिर पीछे फ्लैशबैक में लेके चला जाता है। जैसे साउथ मूवीज में देखते होंगे कि कुछ कहानी एकदम पुरानी पहले निकाल दी गई और कहानी को आगे वाला दिखा करके और फिर कहानी का पूरा राज आपको बताता है कि कैसे 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 यहां तक जो आपको शुरू में सीन दिखाया जाता है वहां तक सीन कैसे आता है। बस यही काम किया जा रहा है कि बुकानन से पहले आपको बता दे, जब आप पहले कहीं यूट्यूबर से पढ़े होंगे तो यूट्यूब में जो भी टीचर होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1780 में यहां पर इस पहाड़ी के अंदर संथाली आ जाएगा और संथाली 1780 में आया है। अब बुकानन सर्वेक्षण जब करने जा रहा है तो ये बुकानन का जो सर्वे यहाँ पे सबसे पहले जब आप बुक निकालते हैं राजमहल के पहाड़ी के बारे में लिखल मिलता है सर जी, तो ये आपको आगे का भाग बता रहा है और फिर ये बुक आपको फ्लैशबैक में ले जाता है। लेकिन बच्चे को क्या लगता है ना कि हम इसके बाद पढ़ रहे हैं, बाद नहीं पढ़ रहे हो, फ्लैशबैक में। डेट को कम से कम लिंक करो ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बात को। राजमहल की पहाड़ी है, कहां है? झारखंड में है। झारखंड उस समय बंगाल का ही भाग था और यहां पर एक व्यक्ति इसके सर्वेक्षण करने के लिए जाता है जिसका नाम है फ्रांसिस बुकानन। और बुकानन क्या कहता है? इस पहाड़ी को देख कर करके बुकानन का कहना है कि ये अभेद है, ये खतरनाक इलाका है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा बुकानन कह रहा है। कहिएगा कि ये खतरनाक कैसे है, थोड़ी सी आपका समझ विकसित हो जाए, इसीलिए चलिए हम यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आप घनाघोर पहाड़ी देख रहे हैं जी, ये पूरा का पूरा ये कोई और नहीं, ये राजमहल की पहाड़ी है। इसके नीचे में आप देख रहे होंगे कि कुछ प्लेन एरिया आपको दिख रहा है। ये प्लेन एरिया जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो संथाली के इस पहाड़ी के अंदर आने के बाद ऐसा डेवलप किया गया है। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये आज का लेटेस्ट जमाना का पिक्चर है, उस समय का ये सब पिक्चर नहीं है। उस समय में ये जंगल जो आप देख रहे हैं कि सही में वाकई में घनाघोर जंगल है। इसमें तो आदमी चला जाएगा इधर से तो उधर
जंगल में ही भूल जाएगा। इससे भी ज्यादा जंगल पहले होता था। ये तो संथाली लोग आएंगे तो जंगलों की कटाई कर देंगे। जो हमसे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो समझ पा रहे होंगे कि संथाली तक उनको पढ़ा दिया गया है, तो उनका एक बहुत बढ़िया समझ डेवलप हो रहा है। बाकी जो नए बच्चे ये यूट्यूब पे हमको ही पहली बार देख रहे हैं, वो जैसे जैसे चैप्टर के अंदर में चल जाएंगे आपको एकदम मजा आते चला जाएगा कि कैसे कैसे संथाली आएंगे। तो वो सब जो कहानियां हम इस चैप्टर के आगे जो पढ़ाएंगे ना, वो सब फ्लैशबैक में जाएगा। अभी हम बाद के चीजों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बुकानन के बारे में बातें जो कर रहे हैं। बुकानन जो लिख रहा है ना, वो फाइनली 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के बात बुकानन कर रहा है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हो गई, ये बुकानन के कुछ एविडेंसों से लिखी हुई बातों से, वहां के लोगों से बात कर करके जो बात लिखा जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात को ध्यान से समझेंगे। बुकानन कह रहे हैं कि यह अभेद है। अभेद का मतलब समझिएगा, खौफनाक, एकदम खतरनाक इलाका। समझ रहे बात ना। चलिए आगे। तो ये क्या कहते, ये खतरनाक इलाका है, और इस इलाके में अगर कोई यात्री की बात कर ले तो बुकानन साहब कहते हैं कि इस इलाका में बहुत कम यात्री आते होंगे। बोलेंगे कि काहे कम यात्री आते होंगे, ये इतना भयानक, इतना खौफनाक ये है कि जंगल में एक बार जो चल जाएगा उसको पता नहीं चलेगा, जंगले में घूमते रहेगा। समझ रहे बात। और क्या खतरनाक है, अभी खुद आपको समझ में आएगा कि खाली जंगल नहीं है, जंगल में कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में ही आपको पढ़ना है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जब बुकानन जंगल में गया तो एक तो इनको खतरनाक लगा, ये अभेद लगा, साथ साथ यहाँ के जो लोग थे, इस जंगल में जो लोग रहने वाले जो लोग थे, जिसको पहाड़ी लोग कहते हैं, और ये पहाड़ी लोग ध्यान से सुनेंगे, पहाड़ी लोग खेती बाड़ी करेंगे तो वही लोग कुदाल का प्रयोग करेंगे, तो कुदाल का संबंध पहाड़ी लोग से हो जाएगा। बाद में यहाँ पे एक संथाली लोग आएंगे, और संथाली लोग आएंगे तो वो कुदाल का प्रयोग नहीं, वो सीधा हल का प्रयोग करेंगे। तो एक नंबर में प्रश्न आपको यही से बन जाएंगे कि कुदाल का प्रयोग कौन करते थे, तो कुदाल का प्रयोग जो होंगे वो पहाड़ी लोग करेंगे। बाद में पहाड़ी लोग के बाद यहीं पे आके बसेंगे संथाली, और संथाली जो जनजाति है वो किसका प्रयोग करेंगे खेती बाड़ी में, कृषि कार्य में, तो हल का। चलिए आगे के कहानी को सुनते रहें। तो यहाँ जो पहले से ही पहाड़ी में जो लोग रहते थे, ये बुकानन को एकदम शत्रुपूर्णता रूप से देखा कि भाई हमारा एकदम खतरनाक ये दुश्मन है। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा है कि जब बुकानन पहाड़ी के दौरा करने जा रहा है, तब पहले से पहाड़ी में जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी टाइप के जनजाति लोग, जिसको पहाड़ी लोग कहते हैं, आखिर वो बुकानन को इस तरह से दुश्मन की तरह घूर के क्यों देख रहा है, तो यही तो आपको बात समझना है। अब देखिए, जो भी कहते हैं कि कंपनी के अधिकारी, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो भी यहां पर आते थे, याद रखेंगे, उनसे ये आशंकित रहते थे। अब ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इसको समझिएगा, बुक्स में आपको यही सब मिलेगा तो नहीं पढ़ने का इच्छा करता है। आशंकित का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। और जो भी कंपनी के अधिकारी होते थे, उनसे क्या होते थे कि ये लोग डर करके रहते थे। कौन लोग, जो ये पूरा घना घोर पहाड़ियों में, एकदम ऊंचे नीचे जो पहाड़ी है, इन पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, वो लोग को क्या कहते हैं, पहाड़ी लोग। और पहाड़ी लोग क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से डर करके रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अधिकारी आते थे उनसे बात करने के लिए, तो वो बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये चीज लगा, देखिए बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जनजाति है, जंगल ही इनका जीवन है, जंगल से ही इनका जीवन यापन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की इनको ज्ञान था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से हम बात करेंगे तो कंपनी क्या करेगा, इस सब जंगल की कटाई कर करके इसको कृषि योग्य भूमि में चेंज कर देगा, और यहाँ पे खेती बाड़ी करवाएगा, हमारा जंगल, जल, जमीन सब छीन जाएगा। कम से कम उनको इतना चीज का आभास था, और इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे, उनसे ये लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। जंगल में जैसे ही गोरे लोगों का आगमन होता था, तो ये लोग सतर्क हो जाते थे, एकदम तीर उड़ लेकर के। कैसे देखे होंगे आप लोग, जनजाति लोग एकदम फसैले रहते हैं, तीर उड़ से रूखी उखी गिलहरी उलहरी एकदम मार देते हैं। तो ये सब ले करके एकदम जंगल उंगल पेड़ उड़ पे एकदम चढ़ करके तैयार रहेंगे कि जहां देखे वहीं एक मार देना है। ये गोरका आदमी ठीक ठाक हमारा लिए नहीं हो सकता है, बड़ी खतरनाक आदमी है। तो कहीं ना कहीं इस सबको लेकर के ये बातचीत नहीं करना चाहते थे।
अब ध्यान से सुनेंगे, हम तो पहले ही आपको बता दिए, लेकिन एनसीईआरटी आपको क्या है ना, तो थोड़ा सा एकदम घबराता है। यहां तक आपको मोटा मोटी बताएंगे। एनसीईआरटी बोलेगी कि आपसे कि ये अभेद है, खतरनाक इलाका है, बुकानन ये कह रहा है, और बुकानन को लोग शत्रुपूर्ण रूप से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कंपनी के तरफ से अधिकारी आ रहे हैं उनसे ये लोग बातचीत भी करना नहीं चाहते हैं। तो एनसीईआरटी कह रही है आपके अंदर में एक थिंक डेवलप करना चाहती है कि आखिर ये पहाड़ी लोग कौन है, इसी पे जोर दे रही है। ये कौन है पहाड़ी लोग, और बुकानन के जो दौरे हैं, ये बुकानन के दौरे के प्रति ये आशंकित क्यों हो गए, यानी ये लोग डर काहे गए। जब बुकानन जंगल के तरफ गया तो पहाड़ी लोग डर रहा है, तो क्यों। चलिए यही सब चीजों के रीजन को अब हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, 19वीं शताब्दी में जब बुकानन जब यहां जंगलों का जब दौरा किया तो कहते हैं कि तरस खाने वाली इनकी हालात थी, यानी यहां जो जंगल में जो लोग रहते थे उनकी हालात को देख करके तरस आता था। समझ रहे बात, तरस समझ रहे हो आप। तो उनको हालात को देख करके एकदम इमोशनल होना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था कि किस तरह के ये लोग जिंदगी जी रहा है जंगल में। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही थी और ये लोग अभी जंगल में है। आगे ध्यान सुनेंगे, 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों में, अब हम बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी। देखिए फ्लैशबैक में लेके जा रहा है कि नहीं आपको एनसीईआरटी, चलिए एकदम पीछे लेके जा रहा है। अभी यहाँ कहीं कि 19वीं शताब्दी में ये गया और क्या क्या घटना था ये सब लिख रहा है। और बुकानन कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों में, मतलब समझिएगा 18वीं शताब्दी तक, यानी 1700 से लेकर 1799, 1750 के बाद का जो समय है। और देखो 1757 में तो क्रांति ही होगा, 1757 में प्लासी का क्रांति और 1764 में बक्सर का क्रांति। कुछ याद आ रहा है आपको जब हमारे पुराने वीडियो सीरीज से अगर आप देख रहे थे तो 1764 में बंगाल के तो अंडर में पूर्ण रूप से ले लिया अंग्रेज। समझ रहे बात ना। तो 1764 जो ये टाइम है ये याद रखेंगे 18वीं शताब्दी का परवर्ती काल है। और ये 18वीं शताब्दी के परवर्ती की दशकों से याद रखेंगे जितने भी राजस्व का जो लेन देन होता था, टैक्स का जो लेन देन होता था, जिसको राजस्व अभिलेख कहते हैं, ये अगर राजस्व अभिलेख की ओर अगर दृष्टि डाले, कहीं ना कहीं अगर उसको देखे तो उन लोग से क्या पता चलता है, तो ध्यान से सुनेंगे। उससे पता चलता है कि पहाड़ी जो लोग है ना सर, ये पहाड़ी जो लोग है ना, ये राजमहल की पहाड़ियां के इर्द गिर्द रहते थे। अगर आपसे कहे कि पहाड़ी लोग कौन है, पहाड़ी लोग कौन है, तो कहेंगे राजमहल की पहाड़ियां के इर्द गिर्द बसे जो लोग हैं उसी लोग को कहते हैं पहाड़ी लोग। अब ये लोग कैसे रहते थे, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग जंगल की उपज से अपना गुजर बश करते थे, यानी अपना दिनचर्या, जिंदगी जो जीते थे, जिंदगी जो चलाते थे ना, वो सब जंगल के उपज से। तो जंगल में उपज क्या होगा, जब जंगल है पूरा तो कितना उपज होगा। इन सभी चीजों को आपको अपने माइंड में सोचिए, इमेजिन करिए। देखिए आगे सारी चीज को देखते जाएंगे और आपका माइंड इमेज करते चल जाएगा। ये लोग जंगल में ही अपना जो भी यहां से उपज होता था उसी से अपना गुजर बस करते थे। कहते हैं कि जंगल के एक छोटे से जो हिस्सा होता था, एक जंगल के छोटे, बड़ा घना घोर जंगल था, दूर दूर तक फैली हुई थी। और उतने दूर तक फैले हुए जंगलों में कोई एक इलाका को ये क्या करते थे, छोटे हिस्से को, वहां पे जितने भी झाड़ी वाड़ी टाइप का होता था उन झाड़ियों को, छोटे छोटे वृक्षों को वो काटते थे और काट कर करके उनको भूमि योग्य क्या कर लेते, कृषि योग्य भूमि में चेंज करते थे। और वहां जंगलों को जला देते थे, छोटे छोटे झाड़ी हैं, पेड़ पौधे, उनको जलाते थे। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में आदिकालीन निर्वाह कृषि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको प्राथमिक क्रिया में पढ़ाया जाएगा। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको हम लोग झूम कृषि, झूमिंग कृषि कहते हैं, यानी सबसे पुराने टाइप से जो किए जाने वाली कृषि है, वही कृषि ये लोग अपनाते थे कि जंगल के झाड़ियों उड़ियों को काट करके, जला करके कृषि भूमि में एक हिस्से को चेंज कर दिया जाना और वहीं पे खेती करना। जब उनकी उर्वरा शक्ति कम जाती थी तो कुछ दिनों के लिए परित छोड़ देते थे और वो लोग जंगल के दूसरे हिस्से को काटते थे और वहीं पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे। यानी इस तरह से प्रॉपर वे में अगर बोले तो ये लोग झूम कृषि करते थे, याद रखेंगे। तो ये लोग जंगलों के झाड़ियों उड़ियों को काट करके और घास फूस को क्या कर देते थे, फाइनली जला देते थे। जलाने के बाद कहते हैं कि ये लोग जो उपजाते थे, जिसमें कहते हैं कि तरह तरह के दाल का उपज ये लोग करते थे। समझ रहे बात, दालों के भी अनेक वैरायटी जो होते थे, ये लोग जैसे दाल में वैरायटी क्या कहे, जैसे
चना का भी दाल होता है, मसूर का भी दाल होता है, ये सब दाल के वैरायटी है ना जी। चलिए, तो तरह तरह के दाल जो है ये लोग उगाते थे। साथ ही साथ ज्वार और बाजरा की भी खेती करते थे। ये देखिए आपको ज्वार दिखा रहे हैं हम आपको, ये ज्वार जो मक्का देखे हो ना, तो बस उसी के तरह जो इसका पौधा होता है और फिर इसमें ऐसे लटका होता है, मक्का जैसे फलता है वैसे फूल की तरह होता है, इससे इस तरह के दाने निकाले जाते हैं। और इसमें ध्यान से सुनेंगे, जो बाजरा होता है, बाजरा तो मत पूछिए, जैसे खेत में मकई एकदम होता है, ये ऐसे एकदम खेतवा में खड़ा होगा, सोरे बात ना, पौधा एकदम ऐसे एकदम फाइनल एकदम केला कैसन होता है और उसी एकदम ही खड़ा रहेगा एकदम बड़ा बड़ा, ये बाजरा है। चलिए, ये सब मोटे अनाज में आते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये लोग क्या क्या उपजा लेते थे, तो दाल उपजा लेते थे, ज्वार उपजा लेते थे और बाजरा उपजा लेते थे। आगे याद रखेंगे, कहते हैं कि ये लोग जो खेती करते थे ना, तो ये लोग खेती में जो तकनीक का प्रयोग करते थे, इनका जो औजार है वो कुदाल है। कुदाल से मिट्टी को केवल हल्के खरोचते थे। ये लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे, बड़े बड़े फार लगा करके, और मिट्टी की गहरी जुताई नहीं करते थे। अगर मिट्टी के गहरी जुताई करने के लिए इनके पास तकनीक होता तो एक जमीन को छोड़ करके दूसरे जमीन पे नहीं जाना पड़ता। ये लोग बस हल्की मिट्टी को खरोचते थे और खेती बाड़ी करते थे। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम जाती थी, खाद खल्ली ये सब कुछ का प्रयोग करते नहीं थे, तो वो दूसरे जगह फिर जो है वो अपना कृषि करने के लिए बना लेते थे, फिर खरोचते थे कुदाल से, हल्के हल्के जंगलों को काट करके इस तरह से अपना तैयार करते थे। याद रखेंगे, इन लोग खाने के लिए जंगलों में क्या करते थे, घना घोर जंगल था, राजमहल की पहाड़ी काफी दूर तक फैली हुई घना घोर जंगल था, और इन जंगलों के अंदर में महुआ का वृक्ष होता था, महुआ का पेड़। महुआ से देसी शराब बनता है, बिहार यूपी के लोग होंगे तो जानबे करते होंगे। सुनिए, ये लोग महुआ से क्या करते थे, महुआ के जो फूल होता था, फूल को चुन को इकट्ठा करके ये लोग खाते थे, मीठा मीठा लगता है। और महुआ के फूल को खाने में भी प्रयोग करते थे, और महुआ के फूल को शराब बनाते थे। और कभी कभी मन किया था जंगल में शराब पी के कहूँ एकदम पेड़ के किनारे एकदम मिजाज में हवा चल रहा है और सूतल है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। खाने के लिए ये लोग क्या करते थे, तो महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। साथ साथ याद रखेंगे, कुछ बेचने के लिए ये लोग रेशम का कोया इकट्ठा करते हैं। अब एक सवाल आ रहा है कि रेशम का कोया क्या होता है, तो देखिए, रेशम के जो कीड़े होते हैं जिससे रेशम की प्राप्ति होती है, रेशम तंतु होता है ना, तो रेशम तंतु यानी रेशम के कीड़े को पाल करके किया जाता है। तो एक पत्ता होता है जिस पत्ते को कहते हैं शहतूत का पत्ता। मान लो ये पत्ता है और ये शहतूत के पत्ते पर एक कीड़े होते हैं जिसको रेशम का कीड़ा कहते हैं, और ये शहतूत के पत्ते पे बैठ करके ये पत्ता खाता है। अब पत्ता खा करके व्हाइट कलर का पूरा जो है एकदम बना देता है, और इसी से फाइनली जो है तैयार किए जाते हैं एक तंतु जिसको कहते हैं रेशम। क्या कहते हैं, रेशम। तो ये याद रखेंगे, पत्ता के सहित जो इसको पत्ता है, पत्ता पे कीड़ा है, और कीड़ा क्या किया हुआ है, तो मकड़ी के जाल के तरह जो है यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है ना। तो अगर ये सबको एक साथ उठा दे तो इसको कहते हैं रेशम का कोया। रेशम का क्या कहते हैं, कोया कहते हैं। यानी शहतूत के पत्ते और कीड़े और जो उसका जाल है मकड़ा टाइप का, उन सभी को संयुक्त रूप से कहते हैं रेशम का कोया। और ये लोग रेशम का कोया जो है इकट्ठा करते थे, उनको बाहर के बाजारों में ले जाके उसको क्या करते थे, बेचते थे। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। और ये लोग क्या करते थे, ना, तो ये लोग राल जिसे प्राथमिक क्रिया में आपको पढ़ाया जाएगा कि जंगलों में विशेष प्रकार के वन होते हैं, और वन में से उसमें जो है लिक्विड टाइप का निकाला जाएगा गोंद, उसमें औषधिक गुण होता है, और इसका उपयोग जो है अलग अलग औषधियों में भी किया जाएगा। राल और लाख के बारे में हम आपको प्राथमिक क्रिया में पढ़ाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में आगे। और जंगलों से लोग लकड़ियां इकट्ठा करते थे, और ये सब इकट्ठे लकड़ियों को बाहर ले जाके बाजारों में लोग बेचते थे। साथ साथ रेशम के कोयों को भी बेचते थे। महुआ के फूल ये लोग चुनते थे, खाने के लिए यूज में भी लाते थे, साथ साथ देसी भी शराब बनाते थे। तो ये उनका जीवन है ना, फ्लैशबैक में ले जाके आपको बताया जा रहा है। बुकानन कहते हैं इनके जीवन के बारे में, जो पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। पहाड़ के इर्द गिर्द का मतलब किनारे नहीं समझिएगा, बीच घनाघोर जंगल में भी ये लोग रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुकानन का ये कहना है कि पूरे जंगल जो था वो अभेद है, घनाघोर है, डरावना है, और यहाँ के जो लोग हैं कैसे
जंगलों में रह रहे हैं, यानी इनके जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं कहें कि ये अच्छी हालात में नहीं है, एकदम तरस खाने वाली हालात जो है वो देखने पर लगता है। तो इनके हालात पे तरस खा रहे हैं। खैर जो भी हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपको तो भी देखने में लग रहा होगा कि लोग बड़ा बढ़िया आदमी है जी, जंगल में रहते हैं। देखिए ये लोग क्या करेंगे, हिमालय के पेड़ के नीचे अपन मकान झोपड़ी डाले रहेंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में, हम तो भैया बिहार पटना से है, तो हम लोग के गांव घर में हम लोग बचपन में थे तो एक बात हमारे घर में लोग समझाते थे कि इमली के पेड़ के तरह नहीं जाना है। काहे भाई, इमली के पेड़ तर जाओगे तो तुमको भूत पकड़ लेगा। लेकिन वही पहाड़ी वाले लोगों को देखिए कि एकदम राजमहल की पहाड़ियां में रह रहा है, आई पहाड़ी पूरा घनाघोर जंगले है, आज जहां एकदम इमली के झमटगर पेड़ मिल जाए तो ढेर मनी इमली के पेड़ के एकदम बीचे में क्या करता था कि लोग नीचे झोपड़ी बना कर करके खूब वजह पर ही नींद लेता था। तो ये सबके नहीं किचिन धरता है, हमने के यहाँ कहता है कि इमलिया के पेड़ पर किचिन रहती है, ये लोग को किचिन पकड़वे नहीं करता है। ये लोग इमली के पेड़ के नीचे जो है झोपड़ी डाल ले है, एकदम अगर गर्मी में आराम करना है इन लोग को तो आराम कहाँ करेगा, तो एकदम आम के पेड़ के नीचे। कभी कभी जहां पर ये लोग खेती करते थे, खेती करते करते जमीन जब बंजर टाइप का माने कम उर्वरा होता था उसको छोड़ देते थे, तो उसको छोड़ते थे तो वहां नीचे हल्के हल्के घास उगाते थे और हल्के हल्के पौधे उगते थे। तो उनके पौधे को अपने जानवरों को चढ़ाते थे और एकदम हरी हरी जो घास निकल के आती थी ना सर, वो घास को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे एकदम हरा हरा चादर बिछ गया है। हमारो गर्मी के दिन में एकदम चादर में नींद, एकदम समझिए कि प्रकृति के गोद में है ये लोग, एकदम मस्त मौला है। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज को लगता था कि है उभद्र टाइप का ये लोग है, एकदम बेकार तरह की इसका जिंदगी है, बढ़िया नहीं है। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनेंगे, इनको अलग तरह से देखते हैं। अंग्रेज के बारे में बात कर ले। अंग्रेज चाहता था कि इस पहाड़ी को क्या कर दिया जाए, तो कृषि योग्य भूमि में चेंज कर दिया जाए। अंग्रेज इसको उजाड़ भाव से देखते हैं, लगता था कि इसको जंगलों, जो अवैध जंगल है ना, इसको हटा दिया जाए। इस जंगल के कारण यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, उनके रहन सहन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, ये लोग असभ्य तरीके से रह रहे हैं। जब जंगल हट जाएगा तो लोग अस्थायी कृषि करेंगे और धीरे धीरे सब हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने पूरे जंगल को निजी संपत्ति समझते हैं और पूरा जंगल में अपना बेचारे मस्त मौला है। तो ये ध्यान में रखिएगा बात को। अब आपको ध्यान में रखेंगे, आगे ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी में एक बुक में एक आपको चित्र दिया गया है जी, और ये चित्र के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे। जब आप बुक निकालिएगा एनसीईआरटी का, शायद आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, ये एक पेंटिंग है, ये एक चित्र है। और इस चित्र के बारे में ही हम कह रहे हैं, ये पहाड़ी गांव का चित्र है, जो राजमहल के पहाड़ी के ऊपर में एक गांव बसा हुआ है। और इसी गांव का इस पेंटिंग, ये जो चित्र देख रहे हैं गांव का, ये भाई यही गांव का ये पेंटिंग है। अब इस पे थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दे ताकि आपको बुक्स पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाएगा। चलिए, तो ये पहाड़ी गांव के चित्र कैसे आया यहाँ पे? उस समय तो कोई फोटो वगैरह कैमरा उमरा तो नहीं चलता था, लोग कैसे फोटो किया है? और ये बाद का भी चित्र नहीं है, ये उसी टाइम का चित्र है। तो ये चित्र आया कैसे? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, जो 1782 ईस्वी में, याद रखेंगे, ये पहाड़ी गांव का चित्र बनाया है। पहाड़ी गांव के चित्र बनाने वाला कौन है? इसको कहते हैं विलियम होजेस। याद रखेंगे, विलियम नहीं पढ़िएगा, विलियम है। तो विलियम होजेस। अच्छा, विलियम होजेस कौन है? तो ये ब्रिटिश का कलाकार है जी। ये विलियम होजेस कौन है? तो ब्रिटिश का क्या है? कलाकार है, यानी ब्रिटेन का ही कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर टाइप का। सो बात, अब ये कलाकार क्या है ना कि एक कैप्टन हुक थे, और कैप्टन हुक के साथ में ये अपने जिंदगी के दूसरे समुद्री दौरा पे निकले थे। और कहते हैं प्रशांत महासागर से निकले थे, प्रशांत महासागर से होते हुए इनको इधर से इधर ही आने का मौका मिल गया भारत में। और कहते हैं कि जब ये भारत में आए, तो भारत में जब आए थे तो याद रखेंगे, बिहार में एक जिला है जिसको कहते हैं भागलपुर। तो पहले बिहार झारखंड सब साथ में थे, समझ रहे बात ना, हम लोग सब बिहार झारखंड सब बंगाल के अंदर में आते थे, और बंगाल, पूरे बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा था। तो ध्यान रखेंगे, ये भागलपुर में एक, याद रखेंगे, एक व्यक्ति है, इसका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। याद रखेंगे, ऑगस्टस क्लीवलैंड ये आदमी है। और ये आदमी के पास में, ध्यान से सुनेंगे, अब ये आदमी कौन है थोड़ा सा बता दे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा से आ जाए।
ये आदमी एक कलेक्टर है। ध्यान सुनेंगे, अंग्रेज अलग अलग जिला में अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक कलेक्टर नियुक्त किया हुआ था और वही एक कलेक्टर है। तो कलेक्टर है तो भूमि उमी का सर्वे करना सब इसके अंडर में आएगा। समझ रहे बात ना। अब एक बात समझिएगा, ये जो पहाड़ी लोग है ना तो केवल ये बिखरे बिखरे नहीं है, इनका एक सरदार होगा जंगल में। आप लोग उस तरह के मूवी देखे होंगे कि जिसमें हीरो को पकड़ करके लेके चल जाता है बीच जंगल में, आप पूरा आला बाला ले रहेगा, हुला लाला करते रहेगा, सब काला उला लगैले रहेगा। आदिवासी जनजाति लोग कपड़ा पहनेगा, खाली लंगोट बांधले रहेगा, पूरा देहिया उघार रहेगा। तो औसन को देखे होंगे, तब बस ऐसे ना ये लोग जिंदगी जिएंगे, जनजाति लोग हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा बात को। इस जनजातियों का अपना एक मुखिया होता था जिसको महाल कह सकते हो आप, समझ रहे बात ना। तो सरदार है, तो इस सरदार मेन है। इस सरदार अभी आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। अभी देखने में लग रहा हो कि बड़ा बढ़िया ये सब है, अरे बढ़िया नहीं है। अगल बगल पहाड़िया तर से निकलेगा और राती के इजा कर करके लोग के आंस भैंस सब खोल देगा, यानी यू फदर मचा देगा। ये गांव के आदमी के कहेगा कि पहाड़ी के आसपास से अगर कोई रास्ता जाएगा और इधर लोग गांव वाले हैं, ये लोग स्थायी खेती करेंगे, तो इनका कहेंगे हमर वाला रोड तर से जाएगा तो तोरा टैक्स देवे पड़ेगा, न तो कखनी दिन दहाड़े जो है बैलगाड़ी में से अनाज लूट करके लेके घुस जाए वो पहाड़ के अंदर। और जब ये पहाड़ के अंदर चल जाएगा तो ये पहाड़ ऐसा है जी कि एकरा में जे जाएगा बेचारा फंसले रह जाएगा। अरे पहाड़ के आदमी जब ये अंदर रह रहा है तो इसको मालूम है कि कौन रास्ता किधर जाता है, न तो अंदर में पहले रोड थोड़ी ना है। आज राजमहल के पहाड़ी जाओगे और अलग अलग लोग क्या किए वहां पे पत्थरों उथरों के कटाई को लेकर करके थोड़ी सी क्या किए कि सड़क वगैरह बना दी है। ट्रैक्टर वैक्टर भी कुछ ऊंचाई पे चढ़ जाता है राजमहल की पहाड़ी पे, और वहां से लोग पत्थर उथर बाजार बेचते हैं। और क्या समझ रहे बात ना। तो अलग अलग लीक रास्ता भी बन गया है, लेकिन उस टाइम में कोई जो है प्रमुख बढ़िया से बड़े बड़े लीक नहीं थे। एक बार घनाघोर पहाड़ी के अगर अंदर आ जाएगा तो बुकानंद कहते हैं कि ई पार से पहाड़ी के ऊपर जा ही नहीं सकता है कोई। ऐसा बीच में घना घोर जंगल था, माने इधर जाओ तो इधर। लेकिन जो जंगल में जो जंगली लोग रह रहे ना, उनको सब रास्ते मालूम है कि किधर से किधर जाना है। ये बड़ा खौफनाक था, भयानक था। इधर दिन दहाड़े तुमको लूट लेगा तो तुम पहाड़ी में उसको बीच में नहीं जा सकते हो। बीच में जाओगे बहुत सारे सब आदमी है, इसका सरदार उदार है, सब तीर मार देगा तोरा। सर बात ना तो दिक्कत था, खूब ही सब लूटपाट करेगा। जब एक काल आ जाएगा तो गांव में घुस के ही भैंस खोल देगा, खैरानी में से अनाज लेके भाग जाएगा। तो ये सब काम करता है। तो इसको सीधा ना समझिए, ये इस तरह के आदमी है। चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इस सब करने के पीछे भी इसकी मजबूरी है। सब लूटपाट कर रहा है तो कोई ना कोई तो मजबूरी रहेगी। चलिए बाकी आप अंग्रेज की भी नीति समझ रहे हैं कि अंग्रेज से ये सब बेचारा काहे डर रहता था। काहे कि इसको लगता था कि आएगा खेती बाड़ी कराएगा, लगान वगैरह वसूलेगा। तो इसको लगता था कि कम से कम बाहरी लोगों की तरह हम लगान नहीं ना दे रहे हैं, हम आम आदमी हो चाहे जमींदार है, ये सब कंपनी के अंडर में है, लेकिन हम केकरो अंडर में नहीं है। हम अपने धरती पर एकदम मस्त मौला राजा है। तो इनको अपने तौर तरीके से रहना पसंद है। अंग्रेज नजर डालेगा, इसको लगेगा कि इसको सभ्य बनाया जाएगा और अस्थायी कृषि करवाएंगे, यहाँ से भी लगान वसूलेंगे। ठीक है, मामला यही आगे बढ़ेगी। चलिए अभी हम लोग सुनते हैं इस चित्र के बारे में। तो कहते हैं ये चित्र का निर्माण, पहाड़ी गांव का चित्र का निर्माण 1782 ईस्वी में होजेस के द्वारा किया जाता है। ये होजेस जो है ये प्रशांत महासागर पार कर करके और फाइनली ये कहां आता है, भारत में। ठीक है, यात्रा पे निकला था और दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान इनको भारत में आने का मौका मिला। भारत आए। भारत जब आए तो कहते हैं कि भागलपुर के एक कलेक्टर है और कलेक्टर का नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। और ऑगस्टस क्लीवलैंड से क्या हो गई, इनकी धीरे धीरे दोस्ती हो गई। तो जब दोस्ती हुई थी तो कहते हैं 1781 में ही, ये तो पेंटिंग बनाए 1782 में, तो कहते हैं कि 1781 में भागलपुर के ऑगस्टस क्लीवलैंड जो है, सॉरी क्लीवलैंड जो है, ये इनसे दोस्ती हुआ इनका। और जब दोस्ती हुआ तो कुछ दिनों के बाद ये एक इनको मौका मिला एक घूमने के लिए। ये मौका क्या था, जंगल के जो महाल थे, महाल का मतलब मुखिया समझिएगा, जंगल के महाल, महाल का मतलब मुखिया। अच्छा 1781 की बात कर रहे हैं तो अभी याद रखेंगे कि संथाली लोग भी इस जंगल में आ गया है। 1780 में ही जंगल में संथाली एंट्री ले लेगा। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो गांव के जो मुखिया है वो हो सकते हैं कि अंग्रेज के जो अधिकारी है ना, कलेक्टर, उससे बात करने के लिए गए होंगे और उनको जंगल घुमाने के लिए आमंत्रित किए। महाल समझ रहे ना, ये जो कबीलाई लोग है ना, जनजाति
आदिवासी पहाड़ी लोग, उनका एक सरदार, और वो आमंत्रित कर रहे हैं किसको, तो ये भ्रमण करने के लिए, राजमहल की पहाड़ियों को भ्रमण करने के लिए कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर साहब के तो बहुत बढ़िया दोस्त बन चुके थे कौन जी, तो ये विलियम होजेस। तो विलियम होजेस को ऑगस्टस क्लीवलैंड कह रहे हैं कि चलो हम तुमको एक बढ़िया सा जगह घुमा के लेके आते हैं। अब बेचारा यात्रा पर निकला था, यात्री लोग ऐसे भी नेचर प्रेमी हो जाता है, अलग अलग जगह पे समुद्र, पर्वत, पठार, ऊंचे नीचे देखता है, उसको लगता है कि प्रकृति क्या चीज बनाया है, तो प्रकृति के चीजों को देख करके रम जाता है। लेकिन जबकि कलेक्टर ऐसा नहीं है, कलेक्टर सब लोग सोचेगा कि इसको और उपजाऊ बनाया जाए, विकसित किया जाए, ये सब सोचेगा। तो कहीं ना कहीं याद रखेंगे दोनों चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। महालों के भ्रमण के, ध्यान सुनेंगे, महालों के जो भ्रमण, जंगल के जो महाल है, वो महालों के भ्रमण करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, भ्रमण करने का महाल किसको ऑफर दिया है, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड को। तो ऑगस्टस क्लीवलैंड का दोस्त कौन है, तो दोस्त है विलियम होजेस। और विलियम होजेस ये इसके साथ में ऑगस्टस क्लीवलैंड यानी कलेक्टर के साथ में राजमहल की पहाड़ियां घूमने के लिए गया। जब घूमने के लिए गया तो ध्यान से सुनेंगे, इसको बड़ा बढ़िया लगा, राजमहल के पहाड़ियां को बड़ा बढ़िया से देखा, बड़ा बाखूबी से देखा, और इतना अच्छा लगा इनको कि यहाँ पे पहाड़ी में जो ऊपर में जो लोग बसे थे, गांव टाइप के बनाए हुए थे अपना झोपड़ियां वगैरह, उनको बड़ा गौर से देखा, और गौर से देख करके तुरंत ये क्या कर दिया, ये पेंटिंग बना दी। तो ये जो पेंटिंग बनाए, ये कौन बनाए थे, विलियम होजेस बनाए थे। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, पेंटिंग में एक बात ध्यान में रखेंगे, बुक्स में आपको देगा, बुक्स में आपको ये वर्ड मिलेगा एक्वा टिंट, याद रखेंगे। तो ये एक्वा टिंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक्वा टिंट जो पेंटिंग हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। एक्वा टिंट मतलब समझिएगा, वो उस समय तो कागज वगैरह पे नहीं बनाया था, वो ताम्रपत्र जो होते हैं ना, तांबे के जो प्लेट होते हैं, तो ताम्रपत्र पे वो अम्ल के सहारे जो है उस पे पूरा गांव का चित्र बनाया था, याद रखेंगे। वो जमीन पे नहीं बनाया था, वो पेपर पे नहीं बनाया था, पहले इतना बढ़िया से इमेज को देखा और अपने माइंड में एकदम फिट कर लिया। उसके बाद जो है अम्ल के सहारे वो ताम्रपत्र पे ये पूरा गांव का जो एकदम दृश्य है ना, वो सारा का सारा एड़ पेड़ जो भी गांव के जो झोपड़ियां हैं उसको दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनेंगे, इसको ये मन मोह रहा था, ये जो जगह था वो। तो ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी कहती है, ये भी बात सही है कि जो ऊंची खाबर जमीन, ऊंची नीची और उबड़ खाबर जमीन अंग्रेज को लगता था, अंग्रेज को राजमहल की पहाड़ियां देख करके क्या कहता था अंग्रेज, कि ये जमीन ऊंची नीची जमीन है, ये जमीन उबड़ खाबर वाली जमीन है, समझ रहे बात ना। लेकिन यही ऊंची नीची और उबड़ खाबर वाला जमीन जो अंग्रेज को खराब लगता था, अब ये जो आदमी है विलियम होजेस, इसको बड़ा सुंदर और ये दर्शन का एक केंद्र बिंदु लग रहा था, बड़ा ये मन मोह रहा था, किसको, तो विलियम होजेस को। ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि ये भूदृश्यों को भयंकर, उजाड़ और उपद्रवी जंगल लोगों का निवास मानते थे अंग्रेज। अंग्रेज कहते हैं ये सब उपद्रवी आदमी रहता है जंगल में, जो उपद्र करते रहता है। उपद्र समझते होंगे, आपकी माँ भी कभी कभी कहते होंगे कि एकदम हमरा ये काम नहीं करे दे रहा है, ये छौड़ा हमरा घर में दम उपद्र करके रख ले है। तो उपद्र माने वही हुरहुट्टी करे वाला आदमी। अभी ध्यान सुनेंगे, तो ये सब हुरहुट्टी न करता था, गांव में जाता था, कोई के भैंसे बैल खोल दिया, और गांव में गया कोई के खेरहानी में से इन्होंने अनाज लेके भाग गया। आज ज्यादा कोई गांव में आदमी अगर उठ गया है और उठला के बाद में जो चिल्लाया, ओकरा ये सब ढेर मनी तीर भाला ले रहता था, ओकरा मुंह में कुछ डाल दिया, ओकरा हाथ और खटिया में बांध दिया, सब कपड़ा उतार दिया, कपड़ा उतार के छोड़ दिया। बिहान हुआ बेचारा लजा गया, सब आदमी देखा था, और फिर बेचारा कोई आदमी पहाड़ी वाला आवे और इन्हें से पहाड़ियन वाला लूट के लेके भागे, कोई नहीं बोले कि ना बाप हमरा कहला हाथ और बढ़ाएला है। मैंने हम एक बात कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही बार बार आता था, गांव में लूट करके भाग जाता था। तो इसको अंग्रेज कहता था ये उपद्रवी आदमी है और एक रहे की स्थान है जंगल। सर बात ना, जो जंगल अंग्रेज को कहता था कि उजाड़ है, इसको हटा दिया जाए, हटा करके इसको सभ्य तरीके से रखा जाए, खेती बाड़ी में चेंज किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो जगह था विलियम होजेस को बड़ा अपनी ओर खींच रहा था। होजेस था, इसको इस जगह जो है ये मनमोहक और रमणीय दिखाया। ध्यान सुनेंगे, यानी कितना बढ़िया से वो चित्रित किया कि एकदम ये जो चित्र है, ये पेंटिंग है, वाकई में आप बुक खोल के देखिएगा तो आपका भी मन जो है एकदम मुहा जाएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इस तरह से पेंटिंग किया। तो जब विलियम होजेस को अच्छा लगा होगा तब तो इतना बढ़िया चित्रकारी करने में वो सफल रहा। तो चलिए ये हम लोग कुछ अभी देखें पहाड़ी लोगों के बारे में
में। अब ये इतना जितना आपको समझ बिल्ट, जितना भी आपको माइंड में डेवलप हुआ, पहाड़ी लोग कौन है, तो पहाड़ी लोगों के बारे में सूचना कैसे मिलता है, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक आदमी जाता है जिसका नाम क्या है, बुकानन। अब बुकानन बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वहां के लोगों को मिला। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि उसको सब दुश्मन के नजरिया से देख रहा था, ऐसा लगे कि बुकानन के मार ही देगा का। उसके बाद बुकानन पहाड़ी वहाड़ी को अभेद बताया, पीछे की हिस्टोरी बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज RNCERT और आपको चित्र के बारे में बता दिया कि विलियम होजेस के द्वारा एक पहाड़ी गांव का चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे बहुत चीज पढ़ने वाले हैं और वो सीरीज को देखिए। सीरीज थोड़ा सा 1-2 सीरीज एक्स्ट्रा हो सकता है, 3 में 4 पार्ट्स में नहीं क्लियर होके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा और लॉन्ग टाइम में भी आपको काम आएंगे। यदि आपकी भी कोई अगर राय होती है हमारी इस वीडियो क्लास से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिए। आपका राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।